आज हम लोग दर्पण सूत्र के विषय में कुछ बात करेंगे और देखेंगे कि दर्पण सूत्र क्या होता है, और वीडियो के अंत तक अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र के में मौजूद व्यंजकों को प्रूफ करने का भी हम पूरा प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको कुछ बिंदुओं से अवगत कराई थी। थोड़ा उन बिंदुओं को फिर से एक बार देखा जाए। यह जो दर्पण जो है आपको पता होगा, यह अवतल दर्पण है, क्योंकि उस वैसे दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हो उसको हम अवतल दर्पण कहते हैं। आपको पहले भी बताया गया है। और यहाँ एक प्रधान अक्ष होता है जो P बिंदु इसका मुख्य बिंदु कहलाता है, और यहाँ जो है एक चलने वाली कोई मान लीजिए यहाँ पे एक वस्तु रखी गई है। इसके पहले मैंने आपको वस्तु रख करके नहीं बताया था, प्रतिबिंब की स्थिति नहीं बताई गई थी, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध को दिखाया गया था और फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या को बताई गई थी। लेकिन इस वीडियो में आपको दर्पण सूत्र के विषय में बात विचार किया जाएगा। तो यहाँ जो दर्पण सूत्र अर्थात यह एक वस्तु है जहाँ से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण पर पड़ने के बाद जिस बिंदु को होकर गुजरती है इसको हम फोकस कहते हैं, पहले भी हमने आपको बताया था। फिर यहाँ से जो एक किरणें निकलती हैं और निकलने के बाद C पर से होकर गुजरती हैं, तो यह वस्तु हुआ। और इसका मान A नाम जो है A भी दे दिया जाए। और फिर यहाँ पर जो ये कटती हैं दोनों, इसे फोकस से गुजरने वाली किरणें और वक्रता त्रिज्या से होकर गुजरने वाली किरणें जब यह बिंदु पर कटती हैं, तो यहाँ जो एक वस्तु जैसी प्रतिबिंब प्राप्त होती है, वह प्रतिबिंब जो है A डैश B डैश बनता है। ठीक है, A डैश B डैश प्राप्त होता है। यहाँ प्रतिबिंब जो है वस्तु जो है 90 डिग्री की एंगल के साथ खड़ी होती है, और यहाँ जो इसका प्रतिबिंब बनता है वह भी 90 डिग्री की एंगल के साथ खड़ा होता है। अब देखिए, अब A से लेकर के P तक की दूरी AP यह वस्तु दूरी कहलाती है, जिसे हम लोग U द्वारा सूचित करते हैं, छोटा u। ठीक है, फिर A डैश से लेके P तक की दूरी यह प्रतिबिंब दूरी कहलाती है, जिसे हम लोग V द्वारा सूचित करते हैं। ठीक है, छोटा v। और F से लेके P तक की दूरी जिसको मैंने मतलब पिछले वीडियो में आपको बताया था, फोकस दूरी कहलाती है, जिसे हम लोग छोटा f द्वारा सूचित करते हैं। ठीक है, अब यहाँ C से लेके P तक की दूरी जो है वह वक्रता त्रिज्या कहलाती है, जिसका जिक्र जो पहले हो चुका है, लेकिन फिर से मैं लिख दे रहा हूं, वक्रता त्रिज्या, जिसे हम लोग छोटा r द्वारा सूचित करते हैं। यह जो है P यह क्या है कि मुख्य बिंदु कहलाता है, और जो AP जो है जो रेखा आपको दिख रही है यह प्रधान अक्ष कहलाती है। ठीक है, और यह जो रेखा जो है यह परावर्तित किरणें हैं, जिसको आप अपनी मर्जी से कुछ नाम दे सकते हैं। और यह जो अवतल दर्पण है इसको आप M डैश भी कह सकते हैं, जिसको मैंने पिछले वीडियो में जब R बराबर 2F सिद्ध कराया था उससे मैं आपको बताया था। ठीक है, तो इस तरीके से यह जो आपने जो तीन स्थिति देखी, वस्तु दूरी, फोकस दूरी और प्रतिबिंब दूरी, ये जो तीन स्थिति आपने देखा, इन तीनों स्थितियों को जब हम एक संबंध के रूप में बनाते हैं, इन तीनों स्थितियों में जो संबंध होता है उस संबंध को हम दर्पण सूत्र कहते हैं। जैसे कि इनका संबंध होता है कि 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। यही संबंध जो है दर्पण सूत्र के नाम से जाना जाता है। यह सूत्र जो है दर्पण सूत्र है। इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी और मतलब दर्पण में मौजूद फोकस दूरी का व्युत्क्रम उसके वस्तु दूरी के व्युत्क्रम और प्रतिबिंब दूरी के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। यदि इसको कथन के रूप में लिखना हो आपको, अगर कोई आपसे बोले कि दर्पण सूत्र को कथन के रूप में लिखें, तो आपको लिखना पड़ेगा कि फोकस दूरी का व्युत्क्रम वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी के व्युत्क्रम के योगफल के बराबर होता है। अगर कोई आपसे सिर्फ दर्पण सूत्र पूछता हो तो आपको यही बताना पड़ेगा, किसी भी दर्पण के मतलब वही चीजें 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। अर्थात विज्ञान में जो है एक सवाल को कई तरीके से घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, और आप उसकी अगर मतलब असली चीजों को समझते हैं तो आप वहां पे हतोत्साहित नहीं होइएगा और ना ही घबराइएगा, और आप आसानी से उसके जवाब को दे दीजिएगा। ठीक है, लेकिन मैं इस वीडियो में इसी सूत्र को अभी प्रमाणित करके दिखाऊंगा कि यह कैसे होता है और किस तरीके से इसको प्राप्त किया जाता है। अब आप लोग सवाल लिख सकते हैं कि दर्पण सूत्र को प्रमाणित करें
या अथवा दे करके, अथवा अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, ठीक है। या नहीं तो आप लिख सकते हैं अथवा दे करके कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी, वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी में संबंध स्थापित करें। कोई भी सवाल पूछा जाए तो आपको जवाब इसी तरीके से देना है, अगर इससे मतलब जुड़ी हुई जब सवाल आपको मिले तो, ठीक है। इस तरह से अब इसको बनाने के लिए सबसे पहले अब इसको मतलब फिगर को बनाना है, और फिगर को बनाने के बाद आपको साधारण प्रतिज्ञा देके लिखना है। साधारण प्रतिज्ञा जैसे कि पिछले मतलब वीडियो में आपने लिखा है, एक तरह से जो सिद्ध किया जाता है उसी तरह से सभी सवालों को सिद्ध किया जाएगा, जो भी सिद्ध करने वाला होगा। तो साधारण प्रतिज्ञा देकर के लिखिएगा कि माना कि m डैश एक अवतल दर्पण है। यह सिद्ध करने वाला साधारण प्रतिज्ञा में जो कोई भी बातें लिखनी है वो अपने पास से नहीं लिखना है, जो कुछ भी लिखना है जो फिगर में दिया हो वही लिखना है। फिगर में आप देख रहे हैं कि माना कि m डैश एक अवतल दर्पण है जिसका प्रधान अक्ष AP है, जिस पर AB एक वस्तु रखी गई है। AB से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद F होती हुई गुजर जा रही है, फिर B से एक रेखा खींचते हैं जो वक्रता केंद्र से गुजरती हुई आगे बढ़ जाती है, जो B बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, और इस B बिंदु पर A डैश B डैश एक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। मैंने जो कुछ भी बोला है इसी को मतलब आपको लिख लेना है साधारण प्रतिज्ञा में। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया है कि ज्ञान की जो बातें हैं वो बहुत ज्यादा आप कितना सुन के लिखिएगा, सुन के लिखते लिखते आप जो है थक जाइएगा। इससे अच्छा है कि आप समझ लीजिए और समझने के बाद उसको आप अपने तरीके से बना सकते हैं। जो चीजें यहाँ पे लिखी गई है, जो आपको दिख रहा है वही चीज आपको साधारण प्रतिज्ञा में लिखना होता है। उसको लिख लेना पड़ता है, मतलब जो भी सिद्ध करने हो, चाहे वो गणित में सिद्ध करने हो, चाहे आपको फिजिक्स में मतलब सिद्ध करने हो, सब में आपको वही बातें लिखना है जो बातें साधारण प्रतिज्ञा में दी गई होती है। तो हमें उतना करने के बाद माना कि m डैश एक अवतल दर्पण है और जो कुछ भी बातें मैंने बोला है उसको लिखने के बाद आपको लिखना है। तो हमें सिद्ध करना है कि 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। अब देखिए यह जो है अब सिद्ध करने से के मतलब इसको सिद्ध करने के पहले आपको अब इसमें रचना करना पड़ेगा। तो कहीं कहीं जो आपको रचना करना पड़ता है, तो रचना देकर के लिखिए। रचना देके आप लिखिएगा, इसको मान लीजिए B और इसको C मान लीजिए, और सॉरी C तो यहाँ मान चुके हैं, इसको M मान लीजिए और फिर यहां से N लिखिए। M से MN लंब FP डाला, ठीक है। तब प्रमाण देकर के लिखिए। प्रमाण में आपको त्रिभुज ABC एवं A डैश B डैश C में, त्रिभुज A डैश B डैश C में कोण A बराबर कोण A डैश बराबर 90 डिग्री, फिर कोण C बराबर कोण C, यह कोण जो है इस कोण के बराबर होगा सम्मुख कोण से, ठीक है। इसलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज A डैश B डैश C। आप 9th में जब त्रिभुज पढ़े होंगे तो उसमें आपको बताया गया होगा किसी भी त्रिभुज के दो कोण जब आपस में बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होता है, ऐसा आपको पता होगा। ये समरूपता के तहत, और यह भी आपको पता होगा कि जब त्रिभुज समरूप होती है तो उसकी भुजाएं समानुपाती होती है। आपको मालूम होगा जब त्रिभुज समरूप होगा तो उसकी भुजाएं जो होंगी समानुपाती हो जाएंगी। AB बट्टा हो जाएगा A डैश B डैश के, फिर जो आपको AC बट्टा हो जाएगा A डैश C के, फिर BC बट्टा हो जाएगा B डैश C के। तो वहां तक आपको जाने की गरज नहीं है, सिर्फ आपको यहीं तक समझने की गरज है। फिलहाल समीकरण फर्स्ट इससे माना जाए। फिर त्रिभुज MNF एवं त्रिभुज A डैश B डैश F में
कोण n, यहाँ भी यह खड़ा पाई है लंब है तो 90 डिग्री का एंगल होगा। फिर कोण a डैश बराबर 90 डिग्री, फिर कोण f बराबर कोण f समूह कोण से, अर्थात त्रिभुज M N F समरूप त्रिभुज A डैश B डैश F A A समरूपता से। फिर इसके बाद इसकी भी भुजाएं समानुपाती होंगी। जब त्रिभुज समरूप है तो भुजाएं क्या होंगी? भुजाएं समानुपाती होंगी। भुजाएं समानुपाती होंगी mn बटा a डैश b, फिर fn बटा a डैश f। अब यहाँ द्वारक जो है, पिछले वीडियो में भी, पिछले सवाल को भी मैंने सिद्ध किया था, तो उसमें बताया था आपको कि यह जो m अगर एकदम नजदीक हो तो इसके p के एकदम नजदीक हो तो fp बराबर mn के बराबर हो जाएगा, इसलिए fp बराबर fn हो गया। fp बराबर fn। अब fp को जो हम लोग क्या है कि फिर fp को समीकरण a मान लेंगे, इसको फिर से a b m n एक आयत है, इसलिए AB बराबर हो जाएगा MN। अब यह B समीकरण A एवं B के मान को समीकरण सेकंड में प्रतिस्थापित करने पर, तो MN की जगह पे आप लिखिएगा AB बटा A डैश B डैश बराबर FN की जगह पे लिख दीजिएगा FP बटा A डैश F समीकरण थर्ड। अब समीकरण थर्ड और समीकरण फर्स्ट में आप देखिए, ये जो LHS साइड है यह LHS साइड के बराबर है, इसलिए RHS साइड भी RHS साइड के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एवं थर्ड से हो जाएगा आपका AC बटा A डैश C बराबर FP बटा A डैश F। ठीक है, अब AC देखिए यहाँ पे A और यह C, तो AC तो कोई मान नहीं है इन सभी मानों में से, इसलिए AP में से हम अगर CP घटा देते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? AC प्राप्त हो जाएगा। अर्थात AC की जगह पे हम लिख सकते हैं AP माइनस CP, और फिर A डैश C में से अगर CP में से हम A डैश P घटा देते हैं। आप यह सोच रहे हैं कि आखिर इसको क्यों घटाया जा रहा है, तो देखिए मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। CP में से A डैश P, देखिए यहाँ पे AC जो है AC का मान यहाँ पे कोई केंद्रित नहीं है, AC कुछ भी नहीं होता है, मतलब AC का मान कुछ भी नहीं, सिर्फ ये दूरी है AC। अब AC की दूरी को हमें U, V और F के रूप में ढालना है, क्योंकि मुझे सिद्ध करना है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, इसलिए जो इस रूप में हमको ढालना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना बात? इसलिए इसको ऐसे बनाया जा रहा है। अब FP जो FP फोकस के समान है, ये है, तो FP इसको रखा जाएगा। और A डैश F है, तो AP में से FP घटा देंगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? A डैश P में से FP घटाएंगे तो हमको A डैश F प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब इन मानों के ऊपर चिन्ह परिपाटी के अनुसार चिन्ह को बैठाया जाएगा। बोर्ड पे जगह नहीं होने के कारण इसे मिटाना पड़ेगा, और उसके बाद चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करते हुए सभी पदों का सांकेतिक मान रखने पर, तो AP जो है AP क्या था? वस्तु दूरी U था। देखिए यहाँ जो है चिन्ह परिपाटी का मतलब हुआ कि अवतल दर्पण में जो भी
मतलब वस्तुओं की स्थिति होती है, जो भी दूरियां होती हैं वो सभी दूरियां माइनस में होती है। आप इस बात को याद रखिएगा। और इसको किसी वीडियो में मैं चिन्ह प्रॉपर्टी को समझाने का प्रयास भी करूंगा। फिलहाल देखिए एपी जो वस्तु दूरी है इसलिए माइनस यू, और फिर सीपी जो है, सीपी क्या है, आर है। आर समझते हैं ना, आर बराबर 2f होता है, तो आर लिखे या 2f लिखिए, बात बराबर हो गई। इसमें सभी दूरियां माइनस में होती हैं, इसलिए यहाँ पे यह माइनस में आप मतलब उधर ही जाएगा। सीपी में भी 2f माइनस में लिखा जाएगा, फिर सीपी माइनस 2f, फिर माइनस a डैश पी क्या है, प्रतिबिंब दूरी है, फिर fp वस्तु दूरी, सॉरी fp फोकस दूरी, a डैश p प्रतिबिंब दूरी, फिर माइनस f। ठीक है, अब चिन्हों की इस प्रक्रिया के माध्यम से इसको जब हम हल करेंगे गणितीय रूप में, तो अलजेब्रा के माध्यम से माइनस माइनस प्लस। ध्यान दीजिएगा, फिजिक्स में भी अलजेब्रा आपको मिल रहा है, घबराने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा बहुत मिलेगा। माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस एफ, फिर माइनस बी, माइनस माइनस प्लस। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जैसे आपको गुना अलजेब्रा का सिखाया गया द्विपद वाला, वैसे गुना करना पड़ेगा। माइनस यू प्लस 2f गुना माइनस v प्लस f बराबर माइनस f गुना माइनस 2f प्लस v। अब माइनस u से माइनस v में गुना कीजिए तो माइनस माइनस प्लस। मैंने आपको बार बार बताया कि चिन्ह से चिन्ह में गुना करते हैं पहले, फिर माइनस से प्लस में गुना करेंगे तो माइनस, u से v में f में करेंगे तो uf प्लस माइनस माइनस uvf, फिर प्लस 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 2f स्क्वायर, फिर जब f से f में गुना करेंगे माइनस माइनस प्लस और 2f स्क्वायर, फिर इधर हो जाएगा माइनस vf। अब 2f स्क्वायर इधर प्लस में है, इधर जाकर के माइनस में हो जाएगा uv माइनस uf माइनस 2vf, इधर जब आएगा प्लस 2f स्क्वायर माइनस 2f स्क्वायर अब प्लस vf बराबर 0। तो 2f स्क्वायर से 2f स्क्वायर कट जाएगा, एक प्लस में और एक माइनस में। अब बचा यहाँ पे vf में से एक जो है uv माइनस uf, अब माइनस 2vf में से एक vf घटेगा तो प्लस vf बचेगा बराबर 0। अब माइनस vf, अब यहाँ पे माइनस में दोनों पद हैं तो इसको हम क्या करेंगे, इधर प्लस में लाएंगे। अब ऐसी स्थिति आ गई, यहाँ या का निशान देना नहीं भूलेंगे आप, यहाँ पे सब पर याद देना पड़ेगा आपको। तो अब सभी पदों में uvf से भाग देने पर uv बटा uvf बराबर uf बराबर uvf प्लस vf बटा uvf। अब आप ये सोचना है कि uvf से भाग क्यों दिया जाए, क्योंकि यह सामान्य रूप में है, इसको व्युत्क्रम रूप में बदलने के लिए uvf से भाग देना पड़ेगा, तब ये व्युत्क्रम रूप होगा। uv से uv कट जाएगा, u से u, f से f, u से सॉरी u नहीं, यहाँ पे v से v, f से f, अरे तब बचा यहाँ पे 1/f, यहाँ बचा 1/v प्लस 1/u। ठीक है, अब इसको आप सीधा कर सकते हैं, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। इस तरीके से आपने देखा कि अवतल दर्पण में किस तरीके से फोकस दूरी, वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी के व्युत्क्रम एक दूसरे के संबंध में दिखते हैं। इस तरह से यह जो सवाल है पूरा होता है। इसके बाद में उत्तल दर्पण के मतलब इन सभी फोकस दूरी, वस्तु दूरी और प्रतिबिंब मतलब दूरी के संबंधों को लेके उपस्थित होऊंगा। और आप एक्सरसाइज की जो लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न उत्तर है उसको बनाने की कोशिश कीजिए, किसी भी मतलब आलोक प्रकाशन से या भारतीय भवन प्रकाशन से। अगर उस क्वेश्चन में कोई दिक्कत होता है तो आप उसे कमेंट में दीजिए, मैं उसका आंसर तुरंत ही आपको बताऊंगा। और देखिए इन सभी सिद्ध करने वाली चीजों को जब आप देखिएगा तो इससे आपका सारा चैप्टर पूरा हो जाएगा। आपको प्रतिबिंब की स्थिति, वस्तु की स्थिति, यही सब चीजें जो है सभी मतलब प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन नामक चैप्टर का रस जो है मतलब पूरा जो निचोड़ है इसमें आपको प्राप्त होगा। उन सभी चीजों को मिला करके इसको सिद्ध किया गया। अगर सिर्फ आप सिद्ध करने वाले चार जो मतलब वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी के संबंध को सिद्ध कर लेते हैं, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के संबंध को सिद्ध कर देते हैं, आवर्धन के लिए बीजीय व्यंजक जो अगले वीडियो में मैं मतलब उसको सिद्ध करने वाला हूँ, चार मतलब फार्मूले हैं जिसको आप सिद्ध कर लेते हैं तो आपका प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन नामक चैप्टर पूरा होता है, हो जाएगा आसानी से। आप मतलब और उसके प्रश्न को लिख लेते हैं।
तो यह चैप्टर जो है आपको पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा।